सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे किसी भी व्यक्ति का लिफ्ट में भार। इट मीन्स वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। तो चलिए पहले जानते हैं कि भार क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि लिफ्ट में व्यक्ति के भार के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। हम विभिन्न विभिन्न कंडीशंस की बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि भार क्या होता है। देखिए, भार W बराबर होता है M इंटू जी। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से। ये है भार जो कि होता है वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी, और स्मॉल जी का मान तो सबको मालूम होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कहीं कहीं हम अपनी सुविधा के लिए इसको 10 भी ले लेते हैं। ओके, सो भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर M इंटू जी। अब अगर हम समझे कि भार है क्या, तो देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु को जिस बल से आकर्षित करता है, आप सभी को पता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में यानी कि गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में बहुत ध्यान से और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बस हमको थोड़ी बहुत जानकारी की आवश्यकता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु को जिस आकर्षण बल से खींचता है, वही आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। तो भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। और अब इस फॉर्मूले से आपको पता है कि देखिए द्रव्यमान तो नियत है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है, लेकिन जी में परिवर्तन हो सकता है। स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन हो सकता है। और क्योंकि W बराबर M इंटू जी है, तो अगर जी परिवर्तित होगा तो भार भी परिवर्तित होगा। लेकिन अगर हम लोग एक ही जगह पर रहें तो जी के मान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जी के मान में परिवर्तन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, और जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग पृथ्वी के किसी एक ही जगह पे हैं, किसी एक ही स्थान पर खड़े हैं, तो जी के मान में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बच्चे एक और कंडीशन है यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण है। अगर हम एक किसी और त्वरण की बात करें, एक और त्वरण अगर आ जाए, यानी कि अगर वस्तु अपने ही जगह पर त्वरित हो रही हो, तो तब तो ये गुरुत्वीय त्वरण बदल जाएगा। जी तो वही रहेगा, लेकिन जो परिणामी त्वरण है वो बदल जाएगा। और परिणामी त्वरण के बदलने से फिर भार में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वो परिवर्तन आभासी होगा, ऐसा वस्तु को आभास होगा कि मेरा भार जो है बढ़ रहा है या भार घट रहा है, लेकिन परिवर्तन होता हुआ लगेगा जरूर। तो हम लोग ऐसे ही एक एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं, जहां पर वस्तु अपने ही जगह पर क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। हो सकता है किसी त्वरण से ऊपर जा रही हो, या हो सकता है किसी त्वरण से नीचे आ रही हो। ऐसे केस में वस्तु का जो परिणामी त्वरण होगा, क्योंकि जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, आपको मालूम है, और जी का मान नियत है किसी एक ही जगह पर। लेकिन अगर वस्तु त्वरित हो रही है, तो इस गुरुत्वीय त्वरण के साथ साथ एक त्वरण और भी आ जाएगा ए, जिससे कि परिणामी त्वरण में परिवर्तन होगा। और परिणामी त्वरण में परिवर्तन होने से वस्तु के भार में आभासी परिवर्तन होगा। और इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है लिफ्ट में गति। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने कभी ना कभी लिफ्ट में यात्रा जरूर की होगी। यात्रा नहीं बोलना चाहिए, लिफ्ट पे सवारी जरूर की होगी आपने। लिफ्ट क्या होता है बच्चे? आप जाते हैं कभी मॉल या कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जहां पर लिफ्ट होता है, तो देखो उस लिफ्ट की अगर हम बात करें तो बच्चे वो एक समान वेग से ऊपर जाता है या एक समान वेग से नीचे आता है। तो वैसे केस में वहां पर वस्तु में कोई त्वरण नहीं है। वहां पर जब हम नॉर्मल लिफ्ट की बात करते हैं, लिफ्ट ऐसे बनाई जाते हैं कि उसमें त्वरण उत्पन्न ना हो। लिफ्ट या तो एक समान वेग से ऊपर जाती है या एक समान वेग से नीचे जाती है, जिससे कि वहां पर त्वरण स्मॉल a शून्य होता है।
और इसलिए आपको वहां पर अपने भार में कोई परिवर्तन का आभास नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए कि लिफ्ट किसी टॉलरेंस से या तो ऊपर जा रही हो या तो नीचे जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो आभासी भार होगा, जो उसको आभास होगा, उसके वास्तविक भार से भिन्न होगा। और हम ऐसे ही कंडीशन की बात करेंगे। तो चलिए बता देते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी। हमारे पास होगा एक लिफ्ट, ये देखिए ये है लिफ्ट, और लिफ्ट के अंदर रखा होगा एक भार नापने वाला उपकरण, एक भार नापने वाला मशीन। उसका रीडिंग आपको यहां दिख रहा है। और उस मशीन के ऊपर हम ये मानेंगे कि एक महामानव, एक पुरुष या एक महिला, एक व्यक्ति जो है खड़ा है। ठीक है, तो ये एक चीजें हैं, देख लीजिए। ये रहा लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन यानी भार नापने का मशीन, उसके ऊपर हमने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया है। और अब हम एक चीज मैं बता दूं आपको आगे बढ़ने से पहले। न्यूटन का जो गति का तृतीय नियम है, ये देखिए, और आपको न्यूटन के गति का तृतीय नियम मालूम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति किसी सतह पर, किसी जगह पर खड़ा होता है, तो उसका भार वहां पर नीचे की ओर लगता है। ये सबको मालूम है, भार हमेशा नीचे की ओर लगता है। व्यक्ति का भार या किसी भी वस्तु का भार हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। और अब यहां पे आता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। अगर व्यक्ति उस सतह पर नीचे की ओर एक बल लगा रहा है, भार तो लग ही रहा है ना, तो अगर व्यक्ति का भार नीचे की ओर लग रहा है, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से उतना ही एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा, जिसे हम कहते ही हैं प्रतिक्रिया बल। तो mg नीचे लगेगा और अरे बच्चे इसको ग्रीन ले लेता हूं, एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा, जिसे हम नाम देंगे r। और सामान्य स्थिति में r बराबर होगा mg के। r बराबर होगा mg के। mg क्या है बच्चे? mg है व्यक्ति का भार या किसी भी वस्तु का भार जो नीचे लग रहा है, उस सतह पर लग रहा है जहां पर वो वस्तु खड़ी है या जहां पर वो व्यक्ति खड़ा है। और r क्या है बच्चे? r उस व्यक्ति पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल है जो जमीन उसके ऊपर लगा रहा होगा। जिस भी सतह पे वो खड़ा होगा, उस सतह का प्रतिक्रिया बल उस व्यक्ति पे लगता है। और जब हम बात करते हैं एक भार मापी की, तो यहां भी एक बात आप समझ लीजिए कि जब व्यक्ति इस भार मापी पे खड़ा है, तो व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति का भार नीचे की ओर लग रहा है mg, और एक प्रतिक्रिया बल लगेगा ऊपर की ओर। और ये जो भार मापी है ना बच्चे, जो वेइंग मशीन है, WEIGHING वेइंग मशीन, वो इस प्रतिक्रिया बल को मापता है। क्लियर है बच्चे? तो याद रखिएगा कि व्यक्ति का भार नीचे की ओर mg सतह पे लगेगा, सतह एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा ऊपर की ओर, और ये जो भार मापी है वो किसको मेजर करेगा, किसको मापेगा? इस प्रतिक्रिया बल को मापेगा। और ये प्रतिक्रिया बल ही उसका आभासी भार है। आभासी भार, उस व्यक्ति को महसूस होने वाला भार। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा भार बढ़ रहा है, मुझे आभास हो रहा है कि मेरा भार घट रहा है, ऐसा आप अभी फील करेंगे और आप उन चीजों को जोड़कर देख पाएंगे। चलिए, तो हम आते हैं अपने पहले कंडीशन पर। यदि लिफ्ट स्थिर हो, यदि लिफ्ट स्थिर है, लिफ्ट रुकी हुई है, तो कोई समस्या नहीं है। जब लिफ्ट रुकी हुई है तो फिर क्या दिक्कत है? चलिए, ये हो गया हमारा लिफ्ट। लिफ्ट मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, एक ही बार करवा, दोबारा की जरूरत नहीं है। भगवान की से यही मेरी अर्जी है। तो चलिए, यहाँ पे हो गया आपका भार नापने वाला मशीन, और इसके ऊपर एक व्यक्ति हम खड़ा कर देते हैं। देखिए, मैं एक कलाकार अच्छा नहीं हूँ, तो आप व्यक्ति मेरा ऐसा ही बनेगा। ये व्यक्ति खड़ा हो गया। व्यक्ति का भार किधर की तरफ लगेगा? ये लगेगा mg नीचे की ओर, और एक अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगा ऊपर की ओर। तो ये रहा एक नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की ओर। और क्योंकि यहां पर लिफ्ट स्थिर है, किसी भी प्रकार का दूसरा कोई त्वरण नहीं है, तो यहां पर आप पाएंगे r बराबर mg। mg उसका वास्तविक भार है, वास्तविक भार, वास्तविक
भार और आर है उसका आभासी भार। तो अगर लिफ्ट स्थिर है, अगर लिफ्ट रेस्ट में है, तो उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होगा। यानी व्यक्ति को जो अपना भार आभास हो रहा है वो उसके वास्तविक भार के बराबर है। ये कब की बात है? जब लिफ्ट स्थिर है। तो पहला कंडीशन याद रखिए, अगर लिफ्ट स्थिर है तो कोई दिक्कत नहीं है, R इक्वल टू mg। अगर लिफ्ट में भी है, लिफ्ट स्थिर है तो आप कहीं भी खड़े ही तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो R बराबर mg होगा, आभासी भार वस्तु के उस व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होगा। अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। यदि लिफ्ट त्वरण A से ऊपर की ओर गति करे, तो चलिए हम लिफ्ट ले लेते हैं। ये रहा लिफ्ट, और अब ये लिफ्ट स्थिर नहीं है बच्चे, ये लिफ्ट त्वरण A से ऊपर की ओर जा रही है। और यहाँ पर तो आपको मालूम है कि भार नापने वाला मशीन है, इस मशीन के ऊपर एक महामानव खड़ा हुआ है और उसका भार किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर लगेगा, तो लगा लीजिए, ये रहा ऊपर की ओर। तो उस वस्तु यानी उस व्यक्ति पर दो बल काम कर रहे हैं, एक उसका भार नीचे की ओर और एक अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो परिणामी बल कितना लग रहा है बच्चे? परिणामी बल कितना है, जिसको हम बोलेंगे नेट फोर्स। परिणामी बल हो जाएगा दोनों का अंतर, यानी कि R माइनस mg। एक अभिलंब प्रतिक्रिया और एक भार, तो ये हो जाएगा R माइनस mg। अब R में से माइनस mg क्यों किया है? क्योंकि देखो बच्चे, ऊपर की ओर जा रहा है लिफ्ट, यानी हम ये मान सकते हैं कि R का मान कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, तो हम R में से माइनस करेंगे mg को, R माइनस mg। और अब अगर न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करें, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से जो परिणामी बल होता है वो तो ma के बराबर होता है ना, त्वरण इंटू द्रव्यमान, F इक्वल टू हो जाता है ma। तो ये परिणामी बल है यहाँ पर R माइनस mg। वस्तु पे दो ही बल लग रहा है, यानी व्यक्ति पे दो ही बल लग रहा है, एक mg नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर। तो परिणामी बल कितना लगेगा? नेट फोर्स कितना लगेगा? दोनों का अंतर R माइनस mg। और ये परिणामी बल द्वितीय नियम से किसके बराबर होता है? ma के, यानी कि R माइनस mg इक्वल टू हो जाएगा R माइनस mg इक्वल टू हो जाएगा ma। तो यहां से R इक्वल टू आ जाएगा mg प्लस ma। यहां से आप m कॉमन निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा R बराबर mg प्लस a। और आप इस समीकरण से देख पाएंगे m तो उठना ही है, लेकिन जो पता नहीं मैं क्या खा लिया था, बहुत हिचकी आया मैं पानी भी लेता हूं, जस्ट अ मिनट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। R इक्वल टू mg प्लस a। देखिए m तो उठना ही है, लेकिन जो परिणामी त्वरण है वो g प्लस a हो गया है, यानी कि उसका मान बढ़ गया है। परिणामी त्वरण का मान बढ़ने से ये जो R है इसका मान बढ़ जाएगा, यानी कि अब व्यक्ति का जो आभासी भार होगा, R तो आभासी भार है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपेरेंट वेट। देखो दो चीजें इंग्लिश में भी समझ लीजिए, ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया उसके ऊपर लगेगा, यह उसका है आभासी भार, यानी कि अपेरेंट वेट। जो अभिलंब प्रतिक्रिया उसके ऊपर लगेगा उतना ही आभास होगा कि भाई मेरा भार इतना है या इतना है, तो ये हो जाएगा उसका अपेरेंट वेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आभासी भार। और जो mg है ये तो उसका एक्चुअल वेट है ना बच्चे, एक्चुअल वेट जो है सो है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक भार। तो अब देखिए R mg प्लस a, इसके पहले वाले केस में क्या था? R mg के इक्वल था, यानी कि जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट इस केस में वो किसके इक्वल है? उसके एक्चुअल वेट के इक्वल है। और ये कब की बात है? जब लिफ्ट रेस्ट में है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस वाले कंडीशन की, जब लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर जा रहा है, यानी लिफ्ट त्वरित हो रहा है, केवल ऊपर जाने वाली बात नहीं है,
लिफ्ट में त्वरण भी होना चाहिए। अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो आपको मिलेगा परिणामी बल R माइनस एम जी, और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर एम ए। सो R माइनस एम जी इक्वल टू हो जाएगा एम ए, और R का मान हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, यानी कि आपको मिलेगा ये R बराबर एम जी प्लस ए। और इसे हम आराम से यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस कंडीशन में जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर त्वरित हो रहा है तो इस कंडीशन में जो आभासी भार है, आभासी भार उसके वास्तविक भार से ज्यादा है, वास्तविक भार से ज्यादा है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है और ये फॉर्मूला भी याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा बच्चे। R इक्वल टू एम जी प्लस ए, जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर की ओर जा रहा है तो R बराबर एम जी प्लस ए, यानी कि R का मान ज्यादा मालूम होगा, यानी व्यक्ति को अपना भार ज्यादा मालूम पड़ेगा, उसको आभास होगा कि मेरा भार बढ़ रहा है। और ऐसा आपने देखा होगा जब लिफ्ट स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है एक्चुअली में, तो जब प्रारंभ होता है लिफ्ट तो थोड़ा सा त्वरित होता है, उस समय व्यक्ति को अपना भार थोड़ा सा ज्यादा मालूम पड़ता है। अगर त्वरित ही होता चला जाए तो व्यक्ति को अपने भार में वृद्धि मालूम पड़ेगा। इस कंडीशन में याद रखिएगा आभासी भार उसके वास्तविक भार से ज्यादा होगा। R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए है ना, तो ये एम जी से तो बड़ा ही है ना बच्चे, ये एम जी प्लस ए है और ये एम जी है जो कि वास्तविक भार है, ये उसका आभासी भार है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आते हैं कि यदि लिफ्ट त्वरण ए से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करे, तो अब हम बात करते हैं इस वाले कंडीशन की कि लिफ्ट हमारा वही है, सब कुछ वही है, बट थोड़ा सा हालात और जज्बात बदल गए हैं। कैसे बदलें जरा ध्यान दीजिएगा। ये रहा हमारा लिफ्ट और लिफ्ट के अंदर ये भार नापने वाला मशीन, और इस भार वाले नापने वाले मशीन पर एक महापुरुष ऐसा, तो इसका जो भार है वो नीचे की ओर, इस पर एक अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर उस व्यक्ति के ऊपर ही लग रहा है। और अगर लिफ्ट रेस्ट में रहता है, विराम में है, तो R बराबर एम जी, उसका आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। और एक कंडीशन अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर एक त्वरण ए से ऊपर जाएगा तो R बराबर एम जी प्लस ए हो जाएगा, यानी उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से ज्यादा होगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन उल्टा है बच्चे, यहाँ पे यह लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो रहा है, तो यहां पर आपका परिणामी बल कितना होगा, यहां पर परिणामी बल कितना होगा, परिणामी बल इन दोनों बलों का अंतर होगा। और क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रही है तो हम mg में से माइनस करेंगे r को। जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो हमने r में से माइनस किया था mg को, और जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो क्या करना है, mg में से माइनस करना है r को। यानी लिफ्ट जिधर जा रहा है हम ये मान सकते हैं कि उधर की ओर लगने वाला बल ज्यादा होगा, तो mg माइनस r। लेकिन अगर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बात करें तो F बराबर ma होता है। परिणामी बल तो ये होता है ना, दबान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये भी परिणामी बल है, ये भी परिणामी बल है। तो यहां से ma बराबर हो जाएगा mg माइनस r, और यहां से इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो r इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस ma, और यहां से r इक्वल टू m तो कॉमन आ गया g माइनस a। तो देखो mg उसका वास्तविक भार है और उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, ma को, तो मिलेगा आभासी भार। यानी कि इस कंडीशन में जो आभासी भार है, यानी उस व्यक्ति को जो आभास होगा, या फिर आप ये बोलिए कि ये जो भार नापने वाला मशीन है जो नापेगा उसके वास्तविक भार से कम होगा, आभासी भार कम होगा उसके वास्तविक भार से, वास्तविक भार से। आप यहां पे देख पाएंगे R बराबर एम जी माइनस ए है, यहां से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है, ये उसका वास्तविक है। वास्तविक में से इतना माइनस करोगे तो मिलेगा उस भार नापने वाले मशीन का पाठ्यांक, यानी कि इस वेइंग मशीन का जो रीडिंग है वही उसका आभासी भार भी है। तो R इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, R इक्वल टू एम जी माइनस ए। तो इस कंडीशन में उसका जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से कम है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, एक बार फिर देख लीजिए। अगर लिफ्ट रेस्ट में है, विराम में है यानी कि रेस्ट में है, अगर लिफ्ट रेस्ट में है
तो उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। नंबर 2, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, उस कंडीशन में उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से ज़्यादा होगा। और ये कंडीशन याद रखिएगा, निकालने को भी आएगा ना, R = mg+a। और ये देखिए, यदि लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो रहा है तो इस कंडीशन में आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा। तो क्या क्या चीजें हैं, अगर लिफ्ट विराम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, R = mg। ऊपर जा रहा है तो भार ज्यादा मालूम पड़ेगा, जो वेइंग मशीन है, जो भार नापने वाला मशीन है, उसका रीडिंग ज्यादा दिखाई देगा, यानी व्यक्ति को लगेगा कि मेरा भार बढ़ गया है, लेकिन रहेगा उतना ही, वास्तविक तो उतना ही रहेगा। लेकिन आभास तो आदमी को कुछ भी हो सकता है ना, आदमी को आभास होता रहता है। चलिए आगे चलते हैं और अगले कंडीशन की बात करते हैं। यदि लिफ्ट त्वरण G से नीचे की ओर गति करे, यानी कि देखो ये कंडीशन भी पिछले वाला कंडीशन ही है, इसमें भी लिफ्ट जो है वो नीचे ही आ रहा है, लेकिन इस कंडीशन में वो, इस वाले केस में वो G त्वरण से नीचे आ रहा है, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उस त्वरण से लिफ्ट नीचे आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, पहले जो चीजें हैं वो तो है mg नीचे की ओर, अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर, परिणामी बल कितना होगा, परिणामी बल होगा, परिणामी बल दोनों का अंतर, यही नेट फोर्स है। और नीचे आ रहा है तो mg में से माइनस करोगे, mg - r, और जो द्वितीय नियम है वो तो है ma। तो इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा ma = mg - r, क्योंकि नीचे वाला कंडीशन है तो फॉर्मूला तो वैसा ही मिलेगा जैसा कि ये है, R = mg - a, सो R = mg - a। बस यहाँ पे ध्यान ये रखिए कि लिफ्ट त्वरण G से नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पे A का मान क्या है, A का मान G है, और अगर A का मान G है बच्चे तो R = mg - g, और G - g क्या होगा, 0, 0, यानी R = 0। और इसका क्या मतलब है, अगर R 0 हो गया, इसका क्या तात्पर्य है, R 0 हो गया यानी ये जो भार नापने वाला मशीन है उसका रीडिंग 0 शो कर रहा है, यानी व्यक्ति जो होगा उसको अपना भार मालूम ही नहीं होगा, यानी व्यक्ति भारहीन महसूस करेगा, और इसी को बोलते हैं भारहीनता की स्थिति, भारहीनता की स्थिति, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेटलेसनेस, WEIGHT लेसनेस। व्यक्ति जो है अपने आप को भारहीन महसूस करेगा, लगेगा कि मेरा भार है ही नहीं, वो अपने आप को एक कागज के पत्ते नहीं, पेड़ के पत्ते की तरह महसूस करने लगेगा, पेपर के पेज की तरह, सब एक ही चीज है। तो भारहीनता की स्थिति है ये वेटलेसनेस। तो याद रखिएगा, अगर लिफ्ट इस त्वरण से नीचे आ रही होगी, इस गुरुत्वीय त्वरण से अगर नीचे आ रही है, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को अपना भार मालूम ही नहीं पड़ेगा, उसको लगेगा कि मेरा भार 0 हो गया है, क्योंकि देखिए R = 0, आभासी भार 0 है, और इसको कहा जाता है भारहीनता की स्थिति, यानी कि वेटलेसनेस कंडीशन। और ये कब होगा, जब लिफ्ट इस त्वरण से नीचे आएगा, गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आएगा। क्लियर है ये? चलिए आगे चलेंगे। और यहां पे है कि यदि लिफ्ट का त्वरण A गुरुत्वीय त्वरण G से अधिक हो तथा लिफ्ट नीचे की ओर गति करे, तो ये भी वैसा ही है। ये देखिए, ये रहा आपका लिफ्ट, और ये बहुत मजेदार है, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, ऐसा लगेगा कि हॉलीवुड मूवी की शूटिंग हो रही है। अभी देखिएगा कैसे होगा ऐसा। तो ये आपका भार नापने वाला मशीन, mg तो नीचे ही लगेगा और अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर लगेगा, और इस समय लिफ्ट नीचे आ रही है त्वरण A से, और कंडीशन ये है कि ये जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा है, ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था नीचे आने के लिए। नीचे वाली स्थिति में क्या होता है, R = mg - a होता है, तो यहां पे हो जाएगा R = mg - a। लेकिन यहां पर जरा ध्यान दीजिए कि g के बराबर नहीं है, इसके पहले वाले कंडीशन में g के बराबर था, जब व्यक्ति को अपना भार बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रहा था, जिसे हम कह रहे थे भारहीनता की स्थिति। और इस कंडीशन में क्या है कि जो त्वरण A है
जो लिफ्ट का त्वरण ए है वो गुरुत्वीय त्वरण से भी ज़्यादा है, यानी कि लिफ्ट का त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी ज़्यादा होगा। मे बी 10 तो ऑलमोस्ट उसके इक्वल ही हो जाता है, 11, 12, 13, 14, 15 जो भी हो, 10 से ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए ए का मान जी से बड़ा है, यानी आर का मान क्या मिलेगा बच्चे, आर का मान मिलेगा नेगेटिव, ऋणात्मक। ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो आर की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और आर का नेगेटिव आने का मतलब क्या है, वैल्यू जो भी है, आर नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, आर जब ऊपर जा रहा था तो हमने उसको धनात्मक लिया है, पॉजिटिव लिया है, और आर नेगेटिव आ रहा है इस कंडीशन में, यानी कि इस कंडीशन में अविलंब प्रतिक्रिया यानी कि नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर लगेगा। डायरेक्शन चेंज, फिजिक्स में प्लस माइनस का क्या महत्व है, बस यही महत्व है कि अगर प्लस इधर की ओर है तो माइनस इधर की ओर हो जाएगा, अगर प्लस इधर की ओर है तो माइनस इधर की ओर हो जाएगा, बस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है प्लस माइनस से, और कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर अविलंब प्रतिक्रिया आपको ऋणात्मक मिल रही है, नेगेटिव मिल रहा है, तो पहले अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर लग रहा था, अब अविलंब प्रतिक्रिया नीचे लगेगा। और ये कब लगेगा, ये उस कंडीशन में लगेगा जब व्यक्ति उस लिफ्ट की छत से जाके टकरा जाएगा, तब देखिए, तब ये अविलंब प्रतिक्रिया नीचे की ओर लगेगा। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति ऊपर की ओर लगा रहा है अपना भार, व्यक्ति का भार ऊपर की ओर लग रहा है, और ये जो लिफ्ट की छत है, लिफ्ट की छत, उसका अविलंब प्रतिक्रिया लग रहा है नीचे की ओर, ये हो जाएगा आर। यानी कि अगर लिफ्ट का त्वरण ए गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो व्यक्ति उड़कर चला जाएगा। ये एकदम हॉलीवुड मूवी की शूटिंग है, ऐसा होता है, जहाँ से लिफ्ट नीचे गिरता है, सांस से आदमी ऊपर जाता है, तो ये जाके लिफ्ट की छत से टकराएगा, तो व्यक्ति का भार ऊपर की ओर ढकेल रहा है लिफ्ट की छत को, कहीं ऐसा ना कि तोड़ के आगे निकल जाए, नहीं निकल पाएगा, क्या पता, हो भी सकता है। तो उसके बाद देखो, जब इसका भार ऊपर की ओर लगेगा तब तो विलंब प्रतिक्रिया नीचे की ओर लगेगा, तभी यहाँ पे आर का मान ऋणात्मक है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, तो आपको बताना है कि व्यक्ति जो है वो लिफ्ट की छत से जा टकराएगा। क्लियर है ये? ओके, तो ये हो गया 5 कंडीशन, और ये छठवां कंडीशन जो एक्चुअल है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करे, ये हो गया लिफ्ट, और हम जिस लिफ्ट में सवार होते हैं वो एक समान वेग से ही ऊपर या नीचे होता है, यानी वो त्वरित नहीं होता, यहाँ पे त्वरण का मान 0 होता है। तो अगर त्वरण का मान 0 है बच्चे, तो आपको R बराबर mg ही मिलेगा, R बराबर mg ही मिलेगा। यानी कि इस कंडीशन में भी जो अपेरेंट वेट होगा, अपेरेंट वेट वो उसके एक्चुअल वेट के इक्वल होगा, एक्चुअल वेट के इक्वल होगा, यानी कि व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होगा। और हम जिस लिफ्ट में सवार होते हैं मॉल वगैरह में, वो नॉर्मली एक समान वेग से ही ऊपर जाता है, एक समान वेग से ही नीचे आता है, यानी कि वो त्वरित नहीं होता, इसीलिए आपको अपने भार में कोई परिवर्तन मालूम नहीं होता। लेकिन अगर लिफ्ट, याद रखिए, अगर लिफ्ट स्थिर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होगा तो आपको अपना भार ज्यादा मालूम पड़ेगा, आभासी भार वास्तविक भार से ज्यादा होगा। अगर लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होगा तो आपको अपना भार कम मालूम पड़ेगा, आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। और फॉर्मूले भी याद रखिए, ऊपर के लिए फॉर्मूला क्या है, ऊपर के लिए फॉर्मूला है R बराबर mg प्लस a, नीचे के लिए क्या है, R बराबर mg माइनस a। और ये अगर कंडीशन हो जाए कि लिफ्ट, इसमें एक सीन ऐसा भी बनता है, मान लीजिए कि ये जो लिफ्ट का केबल है वो टूट गया, लिफ्ट जो है केबल से बंधा होता है बच्चे, आपने देखा होगा मूवीज में, अगर ये केबल टूट गया तो अब लिफ्ट क्या है, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी, यानी फ्री फॉल होगा, लिफ्ट फ्रीली फॉल हो रहा है। इस कंडीशन में लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, और ऐसे में व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करेगा, और ये कंडीशन है वेटलेसनेस का। चलिए आगे बढ़ें। यदि लिफ्ट का त्वरण एक गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तब तो कुछ ज़्यादा ही हाइपोथेटिकल सीन है, व्यक्ति जो है वो जाके लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा, और ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य कंडीशन है। बहुत सारे हमने
स्काई फाई सीन क्रिएट किए हैं, लेकिन एक्चुअल कंडीशन यही है कि लिफ्ट जो है एक समान वेग से या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, त्वरण जीरो होगा, त्वरण जीरो होगा तो R बराबर mg होगा, अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। और अब चलिए इन कॉन्सेप्ट्स पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, और ये NCERT का प्रॉब्लम है, NCERT। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी व्यक्ति की सहती का मतलब अगर हम देखें तो उसको कहा जाता है द्रव्यमान यानी कि मास। तो यहाँ पे व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है बच्चे, 70 kg है। और आप सभी को मालूम होगा कि द्रव्यमान में परिवर्तन कभी नहीं होता। आप यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जो द्रव्यमान है वो नियत रहेगा। वह एक गतिमान लिफ्ट के में तुला पर खड़ा है, यानी वैसा ही कंडीशन है। तो ये हमने लिफ्ट बना लिया और इसके अंदर एक हमने तुला यानी कि एक वेइंग मशीन रख लिया है, भार नापने वाली मशीन यहाँ पर। उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, महामानव, जिसको हमने नाम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन हैं बच्चे। अगर लिफ्ट 10 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से ऊपर जा रही है तो क्या होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, लेकिन याद रखिए ये त्वरण नहीं है। बच्चे यहीं फंस जाते हैं, उनको लगता है 10 मीटर पर सेकेंड, ए का मान दिया 10। अरे बच्चा, ये मीटर पर सेकेंड है, ये वेग है, ये त्वरण थोड़ी है। लिफ्ट त्वरित नहीं हो रहा है, वो एक समान चाल से ही ऊपर जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से ही ऊपर जा रहा है, यानी कि इस कंडीशन में त्वरण जीरो है। और जब त्वरण जीरो होगा तो आपको बताया गया है ना, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन कौन सा है। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाएगा यानी ए का मान जीरो होगा, और ए का मान जीरो होगा तो R बराबर mg होगा। यानी कि यहाँ पर R बराबर mg, यानी कि R का मान कितना आएगा 70, और इसको हम 10 ही ले लेते हैं, आसानी होगा, 700 न्यूटन। यानी इस कंडीशन में ये जो भार नापने वाला मशीन है, ये जो वेइंग मशीन है, वो कितना रीडिंग दिखाएगा, 700 न्यूटन दिखाएगा। और यही उसका वास्तविक भार भी है उस व्यक्ति का। ठीक है, क्योंकि जब भी एक समान वेग से चल रहा है लिफ्ट तो कोई भार में परिवर्तन नहीं होता है, आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है, ए इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, मुझे मालूम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एक समान चाल से ऊपर जा रहा है। एक समान चाल से ऊपर जाए या एक समान चाल से नीचे आए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और चलिए देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है बच्चे, बी। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से नीचे जा रहा है। यहाँ पे त्वरण का मान दिया है, एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा लिफ्ट और ये त्वरित हो रहा है नीचे की तरफ। त्वरण का मान है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे वेइंग मशीन है, यानी कि भार नापने वाला मशीन है, इसके ऊपर एक महामानव खड़ा है। अब कंडीशन जानते हैं, हमको फॉर्मूला याद है। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होता है तो फॉर्मूला क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब हर बार वहां पर व्युत्पन्न करने नहीं जाएंगे, डिराइव करने नहीं जाएंगे। अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है तो फॉर्मूला क्या था बच्चे, तब फॉर्मूला है R बराबर mg-a। ऊपर के लिए प्लस होता है, नीचे के लिए माइनस होता है। तो यहां से R बराबर m का मान तो 70 है, दिया है ना क्वेश्चन में, और g का मान 10 ले लीजिए, a का मान 5 ले लीजिए, तो कितना आ गया 70, 10 - 5 यानी कि 5, और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 350 न्यूटन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे m × g करोगे तो 700 न्यूटन मिलता है, ये उसका वास्तविक भार है। और जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो रहा है इतने त्वरण से, तो ये जो तुला है, जो वेइंग मशीन है, कितना रीडिंग शो कर रहा है, 350 न्यूटन। यानी आदमी का जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से कम हो गया है। R = 350 न्यूटन। क्लियर है ये? चलो आगे देखते हैं। नंबर थर्ड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। अब ये ऊपर जा रहा है तो मैं इसी के डायग्राम में बस इसको ना उल्टा कर देता हूँ। ये अब ऐसे हो रहा है, और ऐसे वाले के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चे, अगर वो एक समान त्वरण से ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला क्या है, R = mg + a।
यहाँ प्लस हो जाता है, और m का मान रख दो, m का मान हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 15, 10 + 5 15, 15 सट्टे कितना होगा 60 × 5 35 के 5, 8 × 3 60 कम 7 3 10, 15 सट्टे 105 होता ही है, और एक जीरो ऑलरेडी है। 1050 न्यूटन, उसका वास्तविक बात 700 न्यूटन है, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रहा है इस त्वरण से, तो मशीन दिखा रहा है कि उसका भार कितना है 1050 न्यूटन है। यानी व्यक्ति को अपना भार ज़्यादा मालूम पड़ रहा है, वो अपने आप को भारी भारी महसूस करेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसमें एक और कंडीशन है। तो प्रत्येक प्रकरण में तुला के पैमाने का पाठ्यांक क्या होगा हम बता दिए हैं कि अगर वो एक समान से ऊपर जा रहा, एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो 700 न्यूटन, नीचे आए तो 350 न्यूटन, ऊपर जाए तो 1050 न्यूटन। यदि लिफ्ट की मशीन में खराबी आ जाए, लिफ्ट का मशीन खराब हो गया है और वह गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से नीचे गिरे, इसी बात की कह रहे थे, अब आ गया और सीन बन गया है। क्या हो गया बच्चे, लिफ्ट का जो रस्सियों से टूट गया होगा, मान लो ये लिफ्ट का रस्सियों से टूट गया है और अब लिफ्ट जो है गुरुत्वीय प्रभाव में यानी फ्रीली फॉल हो रहा है, इसको अंग्रेजी में ही बोलेंगे फ्रीली फॉल, फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, नीचे गिर रहा है। तो बताओ बच्चा, वो जो यहाँ पर वेइंग मशीन है वो कितना रीडिंग शो करेगा, तो देखते हैं कितना शो करेगा। नीचे की ओर आ रहा है तो mg - a तो होगा ही होगा, ये नंबर डी है, ये नंबर डी है। नीचे की ओर आ रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, r = mg - a, और a का मान है कितना, a का मान तो g है ना, तो यहाँ से r का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद है, जब लिफ्ट फ्रीली फॉल होता है तो आदमी को अपना भार मालूम नहीं पड़ता, वो भारहीन हो जाता है, और ये कंडीशन है वेटलेसनेस, यानी कि भारहीनता। वेटलेसनेस यानी व्यक्ति जो है अपने आप को क्या मालूम पड़ेगा उसको कि मैं भारहीन हो गया हूँ, मुझे में कोई भार ही नहीं है। तो ये सब कंडीशन याद रखना है और क्वेश्चंस भी याद रखने हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिफ्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये एक सवाल हल करते हैं। ये भी वैसा ही है, यहाँ पे आदमी नहीं, यहाँ पे बंदर है, और यहाँ पे लिफ्ट नहीं, यहाँ पे रस्सी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं क्या क्या करना है। 40 kg सहती का कोई बंदर है, मानुस ही मान लो, क्योंकि मानुस और बंदर ज़्यादा अंतर थोड़ी होता है। तो यहाँ पे m का मान है बच्चे 40 kg, 40 kg। 600 न्यूटन का अधिकतम तनाव सह सकने योग्य किसी रस्सी पर चढ़ता है। और जो रस्सी जो दिया है, जिस रस्सी पे वो बानर चढ़ रहा है, वो बस 600 न्यूटन तक बर्दाश्त कर पाएगा, उससे ज़्यादा बार टूट जाएगा। ये लिखा है ना, 600 न्यूटन का अधिकतम तनाव सह सकता है। ये जो रोप है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, ये अधिकतम इतना का तनाव, इतना का टेंशन बर्दाश्त कर पाएगा। इससे ज़्यादा टेंशन हुआ तो फट जाएगा, सर फट जाएगा। बाकी कुछ भी फट सकता है, लेकिन यहाँ पर बस सर ही फटेगा। ऐसा नहीं, मतलब रस्सी फटेगा तो रस्सी के मतलब ठीक है 600 न्यूटन की बात हो रही है, इतना ही बर्दाश्त कर पाएगा वो। और उसके बाद अब कंडीशन दिया गया है, बताना है कि नीचे दी गई स्थितियों में से किसमें रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, अगर परिणामी बल का मान इससे ज़्यादा हो गया तो टूट जाएगा, कम रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंडीशन क्या है देखो बच्चे, कि जो बानर है 6 मीटर/सेकंड² के त्वरण से ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चा, यहां पर हम ले लेते हैं कि चलो यार बानर का जो भार है तो नीचे ही काम करेगा, और जो तनाव रहेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, टेंशन ऊपर है, mg नीचे है, और इन दोनों का अंतर ही क्या होगा, परिणामी बल होगा, यानी कि नेट फोर्स होगा। तो जब ऊपर जाएगा तो नेट फोर्स कितना होगा, T - mg होगा, जो कि ma के इक्वल होगा। ऊपर जा रहा है तो T - mg = ma, और यहां से आप देखेंगे कि इस कंडीशन में तनाव कितना मिलेगा आपको, mg + ma, यानी कि T = मिलेगा mg + a। और अब मान रखिए, यहां पर मान रख के हल करते हैं। चलिए, तो कितना आने वाला है आंसर, T = m का मान कितना बच्चे, m का मान है 40 kg,
जी का मान 10 ले लो, ज़्यादा आसानी रहेगा। और ए का मान है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 10 और 16, 1664 यानी 614 न्यूटन। यानी कि जब बानर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाता है तो इतना तनाव उत्पन्न हो जाएगा रस्सी में, और रस्सी जो है बस इतना बर्दाश्त कर सकता है 600 न्यूटन। लेकिन जब बानर इस त्वरण से ऊपर भाग रहा है तो तनाव इतना हो जा रहा है, यानी कि रस्सी क्या होगा, रस्सी क्या होगा बच्चे, रस्सी टूट जाएगी, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। रस्सी के बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है, 600 न्यूटन है। और जब बानर ऐसे भाग रहा है कि तनाव इतना उत्पन्न हो जा रहा है तब तो उसे टूटना ही है ना, उसके औकात से ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो जा रहा है तो रस्सी टूट जाएगी, इस स्थिति में टूट जाएगी। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ेंगे, नंबर बी देखते हैं। नंबर बी, नंबर बी क्या लिखा हुआ है बच्चे, बंदर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे उछलता है। नीचे उछलता है के लिए कंडीशन लगा लीजिए। नंबर बी, जब नीचे उतरेगा तो परिणामी बल क्या होगा, तब परिणामी बल होगा mg माइनस टी, और ये ma के इक्वल होगा। ये है भार, ये है तनाव, दोनों का अंतर परिणामी बल के बराबर होगा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। mg माइनस टी इक्वल टू ma। यहां से तनाव कितना मिलेगा, T इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, mg माइनस ma। सो T इक्वल टू mg माइनस a। सो T इक्वल टू m का मान 40, g का मान 10 माइनस a का मान यहाँ पे 4 है, 6 ही मत रख देना, अलग कंडीशन है ये 4। तो T इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 6 यानी कि 240 न्यूटन। तो कोई दिक्कत नहीं है, रस्सी जो है वो इतना बर्दाश्त कर सकता है ना, और अभी तो कितना तनाव उत्पन्न हुआ है 240 न्यूटन, तो रस्सी नहीं टूटेगी। तो बच्चे यहाँ टूट गई है, अच्छा तो यहाँ कैसे, हाँ यहाँ टूट जाएगी, यहाँ नहीं टूटेगी। क्लियर है ये? सी कंडीशन देखो, बंदर 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान चाल से ऊपर चढ़ रहा है, और यहां पे भी फंसना मत आप। जब बात होता है एक समान चाल का तब कोई परिवर्तन नहीं होता। जब एक समान चाल से ऊपर या नीचे जाएगा तो इस कंडीशन में a का मान 0 हो जाएगा, यानी कि t माइनस mg कितना आएगा, m इंटू a, जो कि 0 है, त्वरण तो है ही नहीं, तो यहां पे t बराबर mg है, यानी t बराबर कितना आएगा 40 इंटू 10 यानी कि 400 न्यूटन, जो कि अभी भी कम है, अधिकतम से कम है ना अभी भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान चाल से ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी में कितना तनाव आएगा 400 न्यूटन, जो कि अधिकतम से कम है, तो इस कंडीशन में भी रस्सी नहीं टूटेगी। ठीक है, अच्छा तो हम नहीं टूटेगी तो क्या ले रहे हैं, हम नहीं टूटेगी तो राइट ले रहे हैं ना, एक काम करते हैं ना, टूटेगी तो ये ले लेते हैं, नहीं टूटेगी तो ये ले लेते हैं, नहीं टूटेगी नहीं टूटेगी। अब आते हैं डी पर, बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है। तो जब नीचे आएगा बच्चे तो नीचे वाला कंडीशन तो यही है, नीचे वाले कंडीशन के लिए क्या करेंगे आप, नंबर डी, नीचे के लिए करेंगे mg, देखो नीचे वाले क्या करते हैं mg माइनस टी इक्वल टू ma, mg माइनस टी इक्वल टू ma, तो यहाँ तो g लिखेंगे ना, क्योंकि g से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा mg माइनस mg इक्वल टू टी, तो t बराबर 0। तो इस कंडीशन में तो रस्सी में कोई तनाव ही उत्पन्न नहीं होगा, तो टूटेगा कहाँ से। तो जब वो नीचे गिरेगा, मुक्त रूप से नीचे गिरेगा, तो रस्सी को एक्चुअली समझ लो पकड़ा ही नहीं है, वो तो गिरे जा रहा है बस, तो इसमें भी रस्सी नहीं टूटेगा। क्लियर है ये? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को पढ़ना होता है और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है। कॉन्सेप्ट समझना बड़ी बात नहीं है, उसको अप्लाई करना बड़ी बात है, और अप्लाई आप तभी कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।